नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हॉट टॉपिक होम लोन। देखिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, तो आप पूरा देखिए इस वीडियो को और समझिए जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है। मेरा भी होम लोन है और मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है मैं नहीं चाहता कि आप फेस करें और उसका हल कैसे आप निकालें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। होम लोन तो एक कहावत है हिंदी में भी, सुंदर सपना का घर, सुंदर ब्यूटीफुल घर, होम स्वीट होम इंग्लिश में है, मतलब घर से अच्छा कुछ नहीं है। तो समझते हैं क्या है ये कहावत और इसका मतलब क्या है। देखिए, जब आप मकान लेते हैं या बनवाते हैं, या तो आप लोन लेते हैं बैंक से या आपके पास किसी से कर्जा लेते हैं, तो दोनों में पैसा खूब लगता है। देखिए नीचे बैकग्राउंड में पैसों की कालीन बिछी हुई है और उसके ऊपर एक छोटा सा मकान बना है। तो हर गरीब इंसान का ये सपना होता है कि उसका खुद का सब घर हो। किराए के मकान में कब तक रहेंगे, कब तक दूसरों की बंदिश में रहेंगे। अपने बच्चों को एक अपना घर दें, माँ बाप की यही इच्छा होती है। इसके लिए वो स्ट्रगल करता है। मगर ये स्ट्रगल करने में आप कहीं लोन लेकर बलि के बकरे तो नहीं बन रहे। देखिए, मैं भी बलि का बकरा बना हूँ, मैं आप पे हंसूंगा नहीं, मैं अपने आप की बात करूँगा। तो हकीकत यही है कि जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको बलि का बकरा ही समझता है और आपको बिना किसी खिलाए पिलाए या कुछ किए चाय तक नहीं पूछता और आपको बलि पे चढ़ाने की तैयार रहता है। उसको मिल जाता है बकरा, या तो वो खुद कॉल करके बुलाते हैं, आप खुद जाते हैं, आपकी मजबूरी है। तो ये एक मकड़ जाल है बैंक का, जिसमें एक बार आप फंस गए तो निकलना मुश्किल है। कई लोगों ने इसी परेशानी की वजह से अपना घर को नीलाम होते हुए देखा है, ज़मीन जायदाद बिकते हुए देखा है और कई लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। तो ये आंकड़ा मैं बताऊंगा, लाखों में है। हर साल हमारे देश के लाखों किसान आत्महत्या करते हैं और उसका मुख्य कारण बैंक का लोन ही है, क्योंकि बेचारे वो खेती में लॉस हो जाता है, उनको नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई वो कर नहीं पाते, उसके लिए वो लोन लेते हैं और बकरा बन जाते हैं। और बैंक तो किसी के बाप का सगा नहीं है, बस उसको बकरा चाहिए और वो आप हैं, वो काट देता है, वो निर्दयी होता है। तो बैंक किसी के बाप का नहीं है। तो आइए बात करते हैं डिटेल में, क्या मैंने भुगता है, कैसे आप बच सकते हैं और आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो ये पूरा होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन एक मकड़ जाल है। तो देखिए, गृह ऋण हिंदी में बोलते हैं, धोखाधड़ी से सावधान रहें। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं काफ़ी सारे। लोन के इजी लोन कम परसेंटेज पे देने के बहाने आपसे अकाउंट से ही पैसा निकाल ले रहे हैं। सोचिए, गरीब के पास खाने को पैसा नहीं है और बैंक के पास लोन लेने जाता है। जो सूखे सूखी रोटी बनाने के पैसे हैं वो भी फ्रॉड के थ्रू उड़ा दिए जाते हैं। तो इससे सावधान रहिए। बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं जिसमें फ्रॉड हो रहा है, बहुत से विदेशी हैं, चाइनीज़ कंपनी हैं, उनसे भी ध्यान रखिए। तो सभी दस्तावेज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, शायद 100 के ऊपर आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। इंग्लिश में लिखा रहता है या हिंदी में भी लिखा रहता है, तो आपके पास समय नहीं होता है। तो समय निकालिए और बैंक के सारे डॉक्यूमेंट पढ़िए, पूरी कंडीशन पढ़िए और ये नहीं समझिए कि आपकी ही मजबूरी है। बैंक को भी देना है, इंटरेस्ट लेना है, फ्री में तो नहीं कर रहा है वो, चैरिटी कुछ नहीं कर रहा है, लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो आइए बात करते हैं। देखिए, मेरा होम लोन देश का सबसे बड़ा बैंक बोलने जाने वाला SBI बैंक है और मेरा नाम नवीन है और मैं सीहोर का रहने वाला हूँ। और मेरे साथ जो 1 साल से मेरे साथ जो बैंक चीट फ्रॉड कर रहा है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ भी जॉब करती है, तो हमारे पास समय नहीं था। हम जबलपुर से ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू हमने BDA, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, BDA में हमने लोन लिया है। तो हमको लोन चाहिए था, हमने 10% हमारे पॉकेट से पे कर दिया था, बाकी का 90% हमको बैंक से चाहिए था। और BDA ने, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमको केवल 2 वीक का समय दिया था उसके लिए। तो लोन 90% हमको जल्दी से जल्दी चाहिए था। मैंने कुछ बैंकों में ट्राई किया, तो SBI बैंक मुझे ठीक लगा, क्योंकि मेरा पहले भी इसमें लोन था और मैंने पटा चुका था, तो मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा था। तो जितना मैं लोन चाहिए था उतना 90% बैंक वाले रेडी हो गए। उन्होंने
2 हफ्ते, कम से कम 2 हफ्ते लिए और उसी डेडलाइन के अंदर दे दिया, तो इसकी मैं तारीफ़ करूँगा। एसबीआई बैंक ने तुरंत 2 हफ्ते में लोन दे दिया, तो मेरी प्रॉब्लम तो हल हुई। मैं उसके बाद उन्होंने कैसे मुझे बकरा बनाया और कैसे मकड़ जाल में मैं फंसा और कैसे मैं अब निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोन कैसे मिलता है ये भी मैं बताऊँगा। तो लोन लेने के लिए एसबीआई के डॉक्यूमेंटेशन बहुत कड़क है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लोन नहीं मिलेगा। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, लोन नहीं मिलेगा। आप डिफ़ॉल्टर हैं तो लोन नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट है, उसकी लिस्ट है। इनकम इनकम डॉक्यूमेंट, आपकी इनकम क्या है, सैलरी स्लिप वगैरह 5-6 मंथ की, मैंने 1 साल की दी है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी पक्के होने चाहिए। तो ये सब देखकर वो लोन सेंक्शन करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो एसबीआई होम लोन दस्तावेज चेकलिस्ट होती है, उसमें आप ध्यान दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं है तो लोन नहीं मिलता है। जैसे आधार कार्ड है, जो आवेदक कर रहा है प्राइमरी, उसका बिजली का बिल, उसका पासपोर्ट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब ओरिजिनल, फ़ोटोकॉपी लेते हैं मगर ओरिजिनल भी लेकर जाना पड़ता है पहचान पत्र के लिए। जैसे आप पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब होना चाहिए। तो ये ऋण के लिए आवेदन लोन लेने के लिए मैंडेटरी है। दूसरा, बैंक की मांग के अनुसार ऋण प्रसरण शुल्क, ये लोन प्रोसेसिंग फ़ीस है। बहुत से बैंक इसमें चार्ज करते हैं 5,000 से 15,000 तक, कई जगह मिनिमल है। तो एसबीआई में सबसे कम था, शायद 14,000 है होम लोन के लिए। वो कभी कभी 5,000 भी होता है, डिपेंड करता है। पहले मैंने किया था 2012 में जब 5,000 था, अभी 14,000 है। अब बढ़ भी सकता है और बैंक पे डिफ़र करता है। फिर दूसरा है, तो आप इसके बारे में ध्यान दीजिए, ये आपका लोन से अलग है, आपको अलग से पे करना है ये लोन के इंटरेस्ट के अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस। तो उसके बाद आता है बैंक संपत्ति खोज शुल्क, मतलब बैंक प्रॉपर्टी सर्च करती है आपके, अगर होम लोन ले रहे हैं कहाँ है किधर है, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मैंने अपने होम लोन सर्च के लिए करीब 3700 रुपये दिए थे और प्रोसेसिंग के लिए 14,000 थे। तो 14,000 प्लस 3700, मान लीजिए करीब करीब 19,000 तक, 18,000 19,000 हमने खर्च किए, और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंटेशन का अलग। तो संपत्ति बीमा भी होता है। देखिए ये बैंक आपको ज़बरदस्ती थोपता है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। आप मॉर्गेज करा सकते हैं, और भी ऑप्शन है, मगर बैंक अपना प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब वो आपको 40-50 हज़ार रुपये अननेसेसरी प्रॉपर्टी टैक्स में खींच लेता है, जो कि अनिवार्य नहीं है। आरबीआई ने बोला है कि होम लोन प्रॉपर्टी अगेंस्ट होम लोन मैंडेटरी नहीं है, बट जो बैठे हुए हैं वो अपने आपको काटने के लिए बैठे हैं। बैंक में बाबू बैठे हुए हैं, बैंक के मैनेजर बैठे हैं, वो सब बोले मैंडेटरी है, बट मैंडेटरी नहीं है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई ने बोला है कि ये मैंडेटरी नहीं है, इसके अदर ऑप्शन भी हैं। पर आपको बकरा बना के काटना है तो बोलेंगे, सारे बैंक वाले एक जैसे ही बोलते हैं। तो मेरे को नहीं बोला था इंश्योरेंस का। एक बार 6 महीने बाद कॉल आया कि आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराना है लोन अगेंस्ट। मैंने बोला ये बात तो हुई नहीं थी, अभी तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया है लोन लेके, किस्त भी कट रही है, लोन की इंटरेस्ट भी मैं प्रॉपर दे रहा हूँ। और उन्होंने बिना बताए मेरे लोन अकाउंट से डायरेक्ट 60,000 रुपये काट दिए। सोचिए 60,000 रुपये मैं कैसे चलाया महीना, मैं ही जानता हूँ। अभी तक उन्हें रिवर्ट नहीं किए हैं। एक बार पहले 40,000 काट लिए थे, तो मैंने कंप्लेन की, उसके बाद वो रिवर्ट हुआ। अब फिर 60,000 काट लिया है अब इंश्योरेंस के लिए, जो कि मेरे से वादा ही नहीं किया था। तो ये देखिए, आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं बैंक से। आप मेरी तरह बकरा मत बनिए, क्योंकि मुझे जल्दी में पैसा चाहिए था, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने लोन लिया। और डॉक्यूमेंट को पढ़ा मैंने, मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, और उसमें कहीं लिखा नहीं है इंश्योरेंस काम के मैंडेटरी है, ऑप्शनल है वो। आपको अगर कोई बोलता है बैंक का अधिकारी तो बताइए कि ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी नहीं है, आप विकल्प के रूप में इसको ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले।
ये आरबीआई की गाइडलाइन आरबीआई की साइट पे और एसबीआई की साइट पे भी है, तो ये आप जानकारी ज़रूर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपका इंटरेस्ट कितना कट रहा है, आपका ब्याज कितने टेन्योर का है, कितना आपको मिल रहा है ब्याज, वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है, क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। क्रेडिट स्कोर ऑनलाइन एक चेक करने की आपको मिलेगा, मैंने भी ऑनलाइन चेक किया था, एसबीआई भी चेक करती है, और आपके कितना पैसा कमाते हैं ये सब डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं, मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सैलरी भी ठीक है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। तो 15 से 20 टाइम तक आपकी सैलरी का लोन मिल सकता है, कई जगह आपको 50% तक भी मिल जाता है, तो ये 50 टाइम्स तक, तो ये बैंक पे डिपेंड करता है, तो वो बैंक बताएंगे आपको। अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश आपकी जैसे ईएमआई है, तो कितने साल की ईएमआई है और कितना लोन लिया है, ये सब कैलकुलेशन बैंक ही करता है। आप ईएमआई को बढ़ा सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए ईएमआई 10,000 की है, तो आप 1,000 ज़्यादा दीजिए, कम मत दीजिए। ज़्यादा देने से आपके ऊपर वजन कम पड़ेगा ईएमआई का और ब्याज भी कम लगेगा। मन आप ध्यान दीजिए, कुछ सालों में इनिशियल जो होता है आपका, मान लीजिए आप अगर 10,000 ईएमआई दे रहे हैं तो 8,000 रुपये ब्याज जाता है, मात्र 2,000 रुपये प्रिंसिपल कम होता है, 2,000 से भी कम कई बार देखा है मैंने। तो इंटरेस्ट ज़्यादा है, ब्याज कम है, क्योंकि बैंक को तो ब्याज में ही इंटरेस्ट होता है, बाकी आपका मूलधन कितने साल में कट रहा है वो उससे मतलब नहीं रखते। तो मतलब की दुनिया है। अगर मान लीजिए आपकी ईएमआई एक महीने नहीं भरी या एक बार आपका नहीं भर पाए तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप पूछिए। अगर विलम्ब हो जाती है किसी कारणवश, अगर अकाउंट में फंड नहीं है या किसी कारण से बैंक की तरफ से ईएमआई नहीं कटती है, तो आपको विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा, मतलब पेनल्टी लगाती है बैंक, भले वो बैंक की वजह से हो या आपकी वजह से हो। वो क्रेडिट स्कोर तक नेगेटिव कर देती है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि आप बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, अगर वो नेगेटिव है तो लोन कोई बैंक नहीं देगा। तो इसको पॉजिटिव रहना है, उसके लिए आपको प्रॉपर ईएमआई भरनी है हर महीने, और आपको अच्छा स्कोर बना के रखना है, तभी अच्छा लोन मिलेगा। मान लीजिए किसी केस में अगर आप लगातार भुगतान ना कर पाएँ, लगातार 2-3 बार नहीं कर पाएँ, 3 बार, तो आपकी संपत्ति तक बैंक जब्त कर लेती है। वो दया नहीं करती, बैंक किसी के बाप का नहीं है, किसी का सगा नहीं है, वो जब्त कर लेगी, नीलाम कर देगी, अपना लोन कब रिकवर कर लेगी। आप मरते हैं तो मर जाएं, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो बैंक के पास कोई दिल नहीं है, उसके पास केवल वसूली करना है। कई केसों में देखा है कि बैंक गुंडों को भी हायर करती है, थर्ड पार्टी। मैंने ईएमआई मूवी में भी देखा है और ये रियल में भी है, वसूली के लिए गुंडों को भेजती है और सीधे सच्चे इंसानों को प्रताड़ित भी करती है। और दंड तो देती है, मतलब विलम्ब करने का उनके पास सारे दस्तावेज होते हैं, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, आप केवल साइन करने के लिए ही रहते हैं, मतलब बलि के बकरे। देखिए यहाँ पर, देखिए मैं फिर बोलता हूँ, यहाँ पर आप केवल एक बलि के बकरे हैं। बैंक कभी भी आपको काट सकता है और बैंक का जो मकड़ जाल है वो आप समझ नहीं सकते। तो समझने की कोशिश कीजिए ताकि कम से कम आपको दर्द हो। कटना तो है, काटने वाले तैयार बैठे हैं, मगर कम से कम कटें, कम से कम दर्द हो, वही मैं चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आपने एक ईएमआई नहीं भरी है तो कई बैंक 2 से 3% तक इंटरेस्ट लगाते हैं जो प्रीमियम नहीं कर पाए। कई बैंकों का 5 से 10% तक होता है। देखिए, प्राइवेट बैंक का अलग रूल होते हैं, ये पेनल्टी लगाने के गवर्नमेंट के अलग होते हैं। हम गवर्नमेंट के पास इसलिए जाते हैं कि वो हमारे को भरोसा वाली बात होती है कि कोई फ्रॉड नहीं होगा। मगर सबसे ज़्यादा फ्रॉड आज की टाइम में गवर्नमेंट बैंकों में ही हो रहा है, बैंक वाले ही फ्रॉड कर रहे हैं। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 3 बार, जैसे पहले डिस्कस किया था, एक बार नहीं हुई तो पेनल्टी लगेगी 2 से 3% या 5 से 10% तक। और उसके बाद अगर कंटिन्यू 3 महीने तक आप नहीं दे पाए किसी बीमारी के वर्ष या किसी कारणवश, तो आपको बैंक चोर समझेगा, आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देगा और आपकी प्रॉपर्टी को सीज और नोटिस देकर आपकी नीलामी तक कर देगा। जो प्रॉपर्टी है उनके पास सब सिग्नेचर किए हुए रखे रहते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको। आपको एक ग्राहक को, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है, मगर बैंक के लिए
ग्राहक चोर होता है। जो ईमानदारी से पैसा दे रहा है वो चोर है, और जो चोर है वो भगवान है। तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर 3 बार अगर आपने नहीं दी तो आपको डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल देगा। डिफ़ॉल्टर मतलब आप एक क्रिमिनल हैं जो बैंक का पैसा नहीं दे पा रहा है, चोरी कर रहे हैं बैंक के हिसाब से। एनपीए में डाल देते हैं। इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है ख़राब हो जाता है, फिर कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, आपके बच्चों को भी लोन नहीं देगी। तो 120 दिन तक की ये अवधि है। अगर ईएमआई नहीं कटी तो क्या होगा? अगर मान लीजिए ईएमआई किसी गलती से या बैंक के सिस्टम की गलती से नहीं कटी तो भी आपको डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो बैंक किसकी गलती है ये नहीं देखेगी कि बैंक की गलती है कि आपकी गलती है। आप रोएं गाएं कुछ भी करें वो आपको चोर ही समझेगा। होम लोन के बारे में शिकायत करें तो कहाँ करें? देखिए मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको डिस्कस करूँगा, मगर आपको मैं जानकारी साझा करता हूँ कि कहाँ कहाँ आप लोन के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी सुनवाई होगी या नहीं होगी ये पक्का नहीं बोल सकता मैं, मगर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो एसबीआई के ख़िलाफ़ अगर शिकायत करना हो, जैसे मैंने बताया एसबीआई मेरा बैंक है, तो मैंने कहाँ कहाँ शिकायत की है इसके लिए, जो मेरे साथ गलत चीज़ें हुई हैं, फ्रॉड भी हुआ है मेरे साथ। तो आप एसबीआई के टोल फ्री नंबर पे देखिए, टोल फ्री नंबर होता है कस्टमर केयर, किसी की भी ये फर्स्ट आपको कस्टमर केयर पे आपको कॉल करना है। टोल फ्री मतलब आपका पैसा नहीं लगेगा, घबराइए नहीं, आपका फ्री है। या एसएमएस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बैंक को एसएमएस करें इस नंबर पे और उसमें लिखें नाखुश सेवाएं, मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ है। ये टेक्स्ट कर सकते हैं आप रजिस्टर मोबाइल नंबर से। आपको अगर कॉल करना है तो कॉल करिए कस्टमर केयर। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा। उसमें कुछ मोबाइल नंबर भी होते हैं, उसमें आपका पैसा कटेगा, बट टोल फ्री पे कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। कंप्लेन नंबर मिलेगा, उधर से कोई कॉल करेगा कस्टमर केयर और आप करेंगे तो वो नंबर देगा आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंप्लेन नंबर। एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं और ईमेल आईडी के थ्रू भी आप देखिए, यहाँ 2 ईमेल आईडी हैं, customercare@sbi.co.in और contactcenter@sbi.com। तो आप दोनों नोट करके रखिए, इन पे आप मेल कर सकते हैं, कंप्लेन अपनी बता सकते हैं, बट आपको होम लोन नंबर देना पड़ेगा सब्जेक्ट लाइन में। तो होम लोन नंबर ज़रूर दीजिए, आपका नाम, एड्रेस, होम लोन डिटेल दीजिए। फिर एसबीआई होम लोन ग्राहक सेवा, ये कस्टमर केयर ही है, ग्राहक सेवा मतलब कस्टमर केयर। तो आप इसमें वही टोल फ्री नंबर में बताया है और कुछ अलग है, शुल्क वाले नंबर भी हैं जिसमें आपको पेमेंट लगेगा। देखो तो आप टोल फ्री भी कीजिए, मेरी यही है आपसे निवेदन। और आप एसबीआई को लेटर भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये एड्रेस है, इनका ब्रांच मुंबई में, हेड ऑफिस मुंबई में, हर बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में। तो इस पे आप पता पे आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं, कुरियर भी कर सकते हैं। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई रिप्लाई करे, मगर ये ऑप्शन है। अगर अपने खाते में काफ़ी समय से केवाईसी अपडेट नहीं है, देखिए कुछ बैंकों के हाथ में पावर रहता है, बैंक आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है, उस पर लीन लगा सकता है और अपने कब्जे में ले सकता है। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। आपसे मैं बात करूंगा कि हर साल 13 महीने में केवाईसी अपडेट कीजिए, या तो ब्रांच जाके कीजिए, वही ऑप्शन है। ऑनलाइन के माध्यम से तो फ्रॉड होता है, और फ्रॉड बैंक के मिली भगत से ही होता है। बैंक में पैसा रहे तो बैंक को पता है, बैंक में काम करने वाले लोग ही फ्रॉड करते हैं। बहुत से केसों में ऐसा आया है, आपका पैसा पड़ा हुआ है कई जगह, एफडी तोड़ के दूसरे एड्रेस पे पासवर्ड मंगा के उसको तोड़ के पैसा निकाल के, जो बाबू होते हैं और जो मैनेजर होते हैं और जो अकाउंटेंट होते हैं, सबकी मिली भगत से फ्रॉड होता है। आपका डेटा बैंक से शेयर होता है। ये सब चीज़ें मैंने देखी है, क्योंकि मैंने भी बैंक में काम किया है। मैंने मुंबई में काम किया है 1 साल मार्केटिंग सेल्स में, बड़ी बैंक में, HDFC में किया है मैंने, HSBC में किया है। तो मुझे पता है कैसे आपका डाटा चोरी होता है। आपके डाटे को 30 पैसे में एक मोबाइल नंबर को दूसरी बैंक बेच देती है। तो ये मैंने देखा है। फिर आप कस्टमर केयर वाले कॉल करते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, मतलब वही बलि का बकरा बनाने के लिए। बैंक खाता होल्ड हो जाना मतलब उस पर लीन लगना क्या है?
अगर आप किसी व्यक्ति से बैंक से लोन लिया है, उसे समय रहते नहीं चुका पाए हैं, तो उस स्थिति में बैंक होल्ड लगा देता है। मतलब आपके बैंक में आप ही का कंट्रोल नहीं देता, बैंक का हो जाता है। तो ये बैंक अपने कंट्रोल में ले लेता है, और वो जब एग्रीमेंट करता है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप कोर्ट में भी जाएंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही ने दस्तखत किए हैं। तो कोर्ट में भी आपके ऊपर ही बोलेंगे कि आपने क्यों नहीं किया। बैंक का लोन बड़ा बेकार है, तो होल्ड लग जाता है, तो आप ऑपरेट नहीं कर सकते। और आप बैंक में जाएंगे और ब्रांच में, तो आपको पूरी जो भी किस्त छूटी है उसको भरना पड़ेगा पेनल्टी के साथ। तो बैंक होल्ड कर दिया जाता है। उसके पीछे वजह एक तो होती है केवाईसी अपडेट नहीं की है आपकी, फ़ोटो आईडी प्रूफ जो होता है, केवाईसी अपडेट नहीं है। अगर आपने खाते में काफ़ी समय से केवाईसी अपडेट नहीं की है, तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपने ईएमआई नहीं पे करी है, तो होल्ड लगा देते हैं। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि बैंक को लगता है कि आपका अकाउंट किसी क्रिमिनल एक्टिविटी, मतलब कुछ गलत चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है, बैंक को लगता है, जबकि हुआ है नहीं हुआ है इसका आपको नहीं पता। बैंक को लगता है कि आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई टेरर फंडिंग की है, या फिर किसी तरह से आपका अकाउंट का मिसयूज़ हुआ है, तो भी बैंक लीन लगा देता है, होल्ड लगा देता है। आइए बात करते हैं डिटेल में। बैंक खाता होल्ड होने पर आप क्या करें। अगर आपका बैंक का अकाउंट अनएक्टिव हो गया है, 13 मंथ में अगर ऑपरेट नहीं किया है, तो बैंक ब्रांच जाइए, केवाईसी अपडेट कराइए, और 100 या 200 रुपये का ट्रांजैक्शन कीजिए, या तो पैसा जमा कर दीजिए या निकाल लीजिए, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं ब्रांच में नहीं जा पाता था, पैसा नहीं निकाल पाता था, तो मेरा 1.5 साल में अगर ऑपरेट नहीं किया था मैंने, तो मेरा डीएक्टिवेट हो गया था। फिर मैंने 100 रुपये निकाल के ब्रांच में जाके केवाईसी अपडेट किया। अभी तो ऑनलाइन केवाईसी होता है, आपका थंबनेल और शायद फ़ोटो ऑनलाइन करके केवाईसी कर सकते हैं, और वो ब्रांच में जाना पड़ेगा, बैंक ने मैंडेटरी किया है। तो देखिए एसबीआई बैंक में आप टोल फ्री नंबर है आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, सारे नंबर दिए। एक और क्वेश्चन आता है कि मैं एसबीआई लोन की शिकायत कैसे करूं, कहाँ करूं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है बैंक, तो आपके पास एक नंबर तो फर्स्ट लेवल है कस्टमर केयर। देखिए मैंने नंबर शेयर किए हैं कस्टमर केयर के, इस पर फ़ोन कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और दूसरा है आप जाइए, आपके कंप्लेन को रिटर्न में दीजिए बैंक ब्रांच में, क्योंकि बैंक आपकी कंप्लेन सुनेगा अगर आपके पास लिखित हो। तो देखिए एसबीआई योनो एक ऐप है, योनो ऐप है, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो उस पर आप जाएंगे ऐप में पेमेंट हिस्ट्री में, देखिए पेमेंट हिस्ट्री में जाइए, वहाँ पर कैसे कंप्लेन करते हैं, उसमें रेस एज ए डिस्प्यूट मतलब आपको कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, कुछ कंप्लेन करना है, तो उसमें जाकर डिस्प्यूट पे आप कीजिए कंप्लेन। योनो पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ब्रांच में जाके भी कर सकते हैं। दूसरा लेवल है नोडल ऑफिसर। देखिए ये अगर आपको कस्टमर केयर से आपसे नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक का कहना है कि हमारे पास तो बहुत समय ही नहीं है लोन देने से और लोगों को बलि का बकरा बनाने से, तो कंप्लेन कैसे हल करें हम, हमारे पास समय ही नहीं है। जो बैठे हैं बाबू उन्हें कोई मतलब नहीं, बस एक बार लोन दे दिया, बस अब बिल चालू। तो नोडल ऑफिसर को आप लिख सकते हैं। नोडल ऑफिसर को कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप ये ईमेल आईडी याद रखिए, ये नोडल ऑफिसर को आप मेल कर सकते हैं, ऑफिसर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर @sbicard.com। ये ध्यान रखिए, ये ईमेल आईडी आपकी कंप्लेन दे सकते हैं। मत पहले लेवल पे आपको कस्टमर केयर से कंप्लेन करनी पड़ेगी, रिटर्न में जो आप है वो डॉक्यूमेंट उसको दीजिए अटैचमेंट में ईमेल में, और कंप्लेन नंबर दीजिए, आपकी डिटेल दीजिए, लोन नंबर दीजिए, तो इस पर कर सकते हैं। फिर भारतीय स्टेट बैंक शिकायत निवारण, वही मैट्रिक्स क्या है, मतलब एस्केलेशन मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। अगर इससे नहीं काम हो रहा है तो नेक्स्ट लेवल क्या है, यहाँ 4 लेवल के एस्केलेशन मैट्रिक्स हैं, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल। तो मैंने आपको 1 और 2 लेवल के एस्केलेशन मैट्रिक्स बता दिए हैं, अभी तीसरे और चौथे नंबर के हम बात करेंगे। मान लीजिए फिर भी आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो देखिए पहला लेवल है कस्टमर केयर, जिसमें मैंने नंबर शेयर किए हैं।
SMS के थ्रू चिट्ठी लिखकर बैंक को, मैनेजर को, और उसके लिए आप ईमेल भी लिख सकते हैं। ये customer@sbicard.com, तो ये पहले लेवल पे है। एस्केलेशन आप शिकायत कर सकते हैं और sbicard.com पे मेल भी कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं पर्सनल से, और उनकी साइट से भी कर सकते हैं मेल। तो ये ऑप्शन है। दूसरे स्तर पे क्या है, दूसरे स्तर पे अगर एक लेवल पे आपका समाधान नहीं हुआ, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नोडल ऑफिसर को शिकायत कर सकते हैं। तो नोडल ऑफिसर के लिए ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि नोडल ऑफिसर ईमेल आईडी है sbinodalofficer@sbicard.com, और उनकी टोल फ्री नंबर भी है। तो इस पर कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए। ईमेल लिखेंगे तो अच्छा है क्योंकि प्रूफ रहेगा, कॉल का कोई प्रूफ नहीं रहता। तीसरा लेवल है आपको एस्केलेशन करने के लिए। तीसरे लेवल के लिए यदि आपको लगता है कि आपने सेकंड लेवल तक भी फील्ड लेवल पे गए, फील्ड नोडल ऑफिसर फील्ड लेवल होता है, पर आपका कोई सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और कंपनी नोडल ऑफिसर, देखिए हिंदी में लिखा है मैंने, बट कंपनी नोडल ऑफिसर@sbicard.com पे नेक्स्ट लेवल पे कंप्लेंट कर सकते हैं। मगर याद रखिए पुराने ईमेल को भी आप भेजना है, नहीं तो वो बोलेंगे आप वहाँ तीसरे नंबर पे कॉल कीजिए, पहले नंबर पे। जैसे मान लीजिए 4 माले हैं तो पहले माले पे जाइए, पहले वाला नहीं सुनता है तो दूसरे लेवल पे जाइए, दूसरे माले पे, दूसरे नहीं सुनता है तो तीसरे लेवल पे जाइए, तीसरा नहीं है तो चौथे लेवल पे जाइए। तो देखिए अगर आपको एस्केलेशन लेवल पे तीसरे नंबर पे भी कोई सुनवाई नहीं करता है, देखिए गवर्नमेंट कैसी चलती है आपको पता है, कोई नहीं सुनता, किसी को लेना देना नहीं होता। तो चौथे लेवल पे है प्रधान नोडल अधिकारी से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए ये कस्टमर केयर ईमेल आईडी है, मगर आप याद रखिए पुराने सब दस्तावेज आपके साथ होना चाहिए, मेल में होना चाहिए, प्रिंट आउट भी होना चाहिए। तो कस्टमर सर्विस हेड @sbicard.com, ये नेक्स्ट लेवल का ईमेल आईडी है जो मैंने किया है। इसके बाद भी तीसरे लेवल पे कुछ नहीं होता तो ये चौथे लेवल पे है लोकपाल द्वारा एस्केलेशन, वृद्धि को बोलते हैं एस्केलेशन। ये चौथे नंबर का और आखिरी नंबर का एस्केलेशन है। इसमें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसमें अधिकतम 30 दिनों के भीतर समय का समाधान नहीं होता है तो ग्राहक अभी भी उपरोक्त स्तरों में दिए गए जवाब को संतुष्ट नहीं है तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। अगर 3 लेवल पे आप नहीं संतुष्ट हो रहे हैं तो चौथा लेवल आपका लोकपाल, जो कि इनके ऑफिसर हैं लोकपाल, उस लेवल पे जा सकते हैं। तो अभी तक मैं 3 लेवल पे गया हूँ, चौथे लेवल पे जाना चाहता हूँ क्योंकि तीसरे लेवल तक अभी मेरे को कोई सुना नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे पास सारे 1 साल से ज़्यादा का ईमेल है। ब्रांच में जाओ तो ब्रांच वाले सीधे मुँह जवाब नहीं देते हैं, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, ऐसे टालते रहते हैं। तो ये चौथे नंबर के लिए इनकी वेबसाइट है, पर इनका ये कंडीशन है कि आपको तीसरे लेवल तक जाना ही पड़ेगा। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, सारे डॉक्यूमेंट इस जो कि साइट है कस्टमर केयर एड्रेस एंड हेल्पलाइन नोस ऑफ ग्रीवेंस, मतलब आपकी कुछ ग्रीवेंस रीड्रेस, ये साइट है सेल की। इसको फाइनली बोलते हैं उम्बाड बोलते हैं, उम्बाड लेवल पे, ये फाइनल लेवल का है। इस पे आपको ज़रूर जाना चाहिए और मैं भी अब जाऊंगा। देखिए मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। आपका जो होम लोन है बैंक का है, लीजिए, और मजबूरी में ही लेता है, मगर जब बैंक लोन देता है तो आपको और आपके घर को कटघरे में रखता है। आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री वो रखता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो रखता है, जब तक कि आप लोन नहीं पटा देते। इंटरेस्ट लेता है, देखिए ये कड़ी बनी हुई है, इसमें आप, आपकी फैमिली, आपका परिवार पूरा कैद है जब तक कि आप होम लोन नहीं पटाते। और होम लोन पटाने के बाद भी अगर एनओसी नहीं ली तो वो लोन 1 रुपये का हुआ तो भी चलता रहता है। तो एनओसी ज़रूर लीजिए। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि बेटा बैंक का लोन सबसे ख़राब, बैंक सबसे ख़राब, लोन कभी मत लेना, घर में भूखे बैठे रहना, मगर लोन कभी मत लेना। क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी की है, उनको पता है, वो लोन नहीं लेते थे, उन्होंने नहीं लिया। मगर हमारी मजबूरी है साहब, हमारे बच्चे हैं, हमें घर चाहिए, उनके लिए छत चाहिए, हम किराए के मकान में कब तक रहेंगे।
तो ये मेरी कहानी है, शायद आपकी भी हो। तो मेरे पिताजी कहते थे, बेटा कभी भी बैंक से कर्ज मत लेना, क्योंकि बैंक हत्यारा है। वो तो बैंक को हत्यारा ही बोलते हैं। वो गरीबों को मारता है, उनका खून चूसता है और केवल अमीरों को ही पैसा देता है। ये उनकी खास बात थी और ये सत्य भी है। आज मेरे पिताजी 80 साल के हो गए मगर आज भी यही बोलते हैं कि बैंक केवल गरीबों का खून पीता है, गरीबों से इंटरेस्ट लेता है, उनको मरने पे मजबूर करता है। और आज हमारे देश में गरीब किसान और गरीब इंसान बैंक की वजह से ही सुसाइड करके मर रहे हैं। देखिए आप आंकड़े सुसाइड के, ज़्यादातर बैंकों की वजह से हुआ। और पैसा केवल अमीरों को देता है। देखिए मालिया हुआ, ये बड़े बड़े बिजनेस हुआ, उनको बिना वेरिफिकेशन के या बिना डॉक्यूमेंटेशन के या डॉक्यूमेंटेशन के फेर करके लोन दिया जाता है करोड़ों रुपए का, और कम से कम इंटरेस्ट दिया जाता है। और हमसे लोन ही नहीं देते, लोन देते हैं तो इंटरेस्ट खूब वसूलते हैं, खून चूस लेते हैं। तो किसान केवल बैंक ऋण के कारण फांसी पर लटक जाता है, ये हकीकत है। लेकिन गरीब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसको अपनी बेटियों की शादी करना है सर, शिक्षा के लिए चाहिए, अपने बच्चों को आगे पढ़ाना है, खेती के लिए उसको लोन लेना पड़ता है। फसल खराब हो गई तो बीज के लिए, खाद के लिए, निदाई बुड़ाई कटाई, यहाँ तक कि खेत को तैयार करने के लिए, कुआं खोदने के लिए, लाइन लगाने के लिए बिजली की, उसको पैसे की ज़रूरत होती है और गरीब के पास पैसा नहीं होता, इसलिए मजबूरी में बैंक के पास जाता है। तो हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे किसानों को मजबूर ना किया जाए, उनको मरने के लिए मजबूर ना किया जाए। बैंकों की प्रणाली को ईजी की जाए ताकि वो हमको बकरा ना समझे, हमारा खून ना पिए, हमें भी जीने दें। तो ये आज मैं कहूँगा कि इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता और वो बैंक के पास जाता है मदद के लिए हाथ जोड़ के, और बैंक उसका मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, बकरा समझ के काट देता है। उनके पास कोई नहीं है, रिकवरी के लिए गुंडे भेजता है। जब पैसा नहीं मिलता है तो उसको, उसके परिवार वालों को बेइज्जत करा जाता है और सबके सामने नंगा तक कर दिया जाता है। मैंने कई जवान मूवी में देखा है, किसान को ट्रैक्टर के लिए सबके सामने नंगा कर देते हैं बैंक वाले और वो सुसाइड कर लेता है। तो ये हकीकत है। पिक्चर भी समाज का ही दर्पण होती है, जैसा समाज में हो रहा है वही दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना केस आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने होम लोन लिया है। आज भी मैं टेंशन में रहता हूँ क्योंकि होम लोन देते समय मुझे कोई डिटेल जानकारी नहीं दी गई थी। इंश्योरेंस के लिए कोई बात नहीं हुई थी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए, और आज मेरे को 60,000 रुपये काट लिए गए हैं मेरे होम लोन से, डायरेक्ट मुझे बिना बताए। और जब लोन में पैसा कटता है तो लोन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। और मेरे बैंक अकाउंट में जो मेरा सेविंग अकाउंट है उसको लीन लगा दिया है। अब ये क्यों लगाया है मुझे आज तक पता नहीं, ना तो मैंने एक पैसे का फ्रॉड किया है, ना कुछ गड़बड़ किया है। और मैं हर महीने ईएमआई अपनी जिम्मेदारी से देता हूँ। और सबसे बड़ा ब्लंडर तो मुझे लगा एसबीआई बैंक में, जब मेरे को लोन चाहिए था तो हाँ हाँ करके सब कुछ उन्होंने बोल दिया, और मैं अपने आप को बलि का बकरा समझता हूँ। इसमें कोई वो नहीं, मुझे मजबूरी में मैंने लोन लिया एसबीआई बैंक से। मुझे लगा कि बैंक अच्छा है, गवर्नमेंट का है, फ्रॉड नहीं होगा। तो मत बैठे वाले लोग ही फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए 60,000 रुपये काट लिए हैं इंश्योरेंस के नाम पे, और अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि क्यों काटे हैं। बाद में पता चला इंश्योरेंस के बिना बताए मेरे अकाउंट से पैसे चोरी कर लिए गए। और दूसरी बात है, मेरे बैंक को होल्ड लगा दिया है। क्यों लगा दिया है मुझे पता है। जब हमने लोन लिया था कि शुरू के, जब लोन चालू हो गया था, हमने पूछा था कब से ईएमआई कटेगी, उन्होंने बोला था 1 तारीख से, महीने की 1 तारीख से। मगर 1 तारीख को ईएमआई नहीं एक्टिवेट की गई, 3 महीने तक एक्टिवेट नहीं की गई। तो मैंने फर्स्ट महीने में ही अपनी मर्जी से मैंने अपने बैंक से डायरेक्ट ईएमआई लगा दी। एसबीआई बैंक वालों ने नहीं किया, मैंने अपनी प्राइवेट बैंक से एसबीआई बैंक में डायरेक्ट ईएमआई लगा दी। जितना पेमेंट होता था, मान लीजिए 10,000, तो मैं 11,000 रुपये भरता हूँ, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाने के बाद भी अभी तक मैंने एक भी ईएमआई मिस नहीं की है। मैंने ईएमआई से ज़्यादा 1,000 रुपये पर मंथ भरा हुआ है।
और उसके बाद भी बैंक वाले बोलते हैं नहीं, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट होम लोन में मत डालो, आपको पहले सेविंग में डालो, सेविंग अकाउंट से फिर कटेगा होम लोन में। तो देखिए, सेविंग अकाउंट मैंने दिया था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ईएमआई एक्टिवेट करो, 3 महीने तक उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया। अगर 3 महीने तक मैं बैंक के भरोसे बैठा रहता तो मुझे तो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल ही देते, और शायद पेमेंट करने के बाद भी उन्होंने डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल ही दिया होगा। मैं हर महीने पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने भोपाल में नेफ्ट सेल में कंप्लेन की है, उन्होंने चेक किए मेरे अकाउंट, बोले आपका तो अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है, फिर इन्होंने क्यों ऐसा किया, आपका होल्ड क्यों लगा दिया, क्यों आपको डिटेल नहीं दी, और 60,000 रुपये काट लिए आपके अकाउंट से, लोन अकाउंट से। तो देखिए, ये एक तरह की गुंडागर्दी है बैंक की। बैंक कोई भी हो, सरकारी हो प्राइवेट, उसको कस्टमर को भगवान नहीं समझ सकता तो शैतान भी नहीं समझना चाहिए, बकरा भी नहीं समझना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं जॉब करता हूँ, हम ईमानदार वाइट कॉलर लोग हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा क्रिमिनल नहीं है, तो क्यों लोन अकाउंट में से 60,000 रुपये काट लिए, और उसके बाद मेरे सेविंग अकाउंट पे क्यों लीन लगाए? आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैंने कई मेल डाले हैं ब्रांच में, मैं कई बार विजिट किया हूँ, हमेशा टाल देते हैं कि आज मैनेजर नहीं है, आज उनका फील्ड ऑफिसर नहीं है, ऐसा करके। तो ये बैंकों ने गलत किया है, मेरे साथ गलत किया है, मेरी फैमिली के साथ गलत किया है, और मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा, और मैं सुसाइड नहीं करूँगा, मैं औरों की तरह सुसाइड नहीं करूँगा, मजबूर नहीं बनूँगा। जैसा हो रहा है हमारे देश में, आरबीआई की गाइडलाइन बोलती है जानकार बनिए, सजग रहिए, मगर आप सोचिए जब आपकी कोई सुनेगा ही नहीं तो ऐसी सजगता और ऐसी जानकारी का क्या फ़ायदा। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैंने 2 मास्टर डिग्री की हैं, तो मुझे बैंक ने चूना लगाया, मेरे को बकरा बनाया। उनका सोचिए जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनके पास तर्क नहीं है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो तो ईमेल नहीं लिख सकते, वो तो कंप्लेन के नंबर भी नहीं पता होंगे, किससे कंप्लेन करें। तो उनकी हेल्प करने के लिए मैंने आज ये 4 लेवल के आपको बताया, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आपको भी पूछना चाहिए, कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए पूरा, दस्तखत करने से पहले पढ़ना चाहिए, दस्तखत करने के बाद नहीं। बैंक से पूछें कि प्रोसेसिंग, आपके लोन के प्रोसेसिंग की फ़ीस कितनी है। कई केसेस में फ्री भी होता है, माफ़ी होती है, और कई केसेस में 5,000 से 25,000 तक होती है। तो पूछिए, और बैंक से पूछिए प्रॉपर्टी सर्च का फ़ीस कितना है, ये अलग से लिया जाता है। प्रॉपर्टी सर्च 3,000 से 5,000 अलग होता है। प्रोसेसिंग लोन प्रोसेसिंग फ़ीस 5,000 से 25,000 तक, डिपेंड लोन पे, और प्रॉपर्टी सर्च भी 3,000 से 5-7 हज़ार के बीच में आता है, ये एक्स्ट्रा है। और आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करते हैं, ये बहुत बड़ा जाल है, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी चोरी से काट लिए जाएंगे। जैसे मेरे 60,000 रुपये काट लिए हैं, जबकि मैं, ये मैंडेटरी नहीं है, आरबीआई बोलती है मैंडेटरी नहीं है, आप मॉर्गेज करा सकते हैं। बैंक के पास सारी आपकी डिटेलें, घर की, आपके ऑफिस की, आपके सैलरी स्लिप की, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको वो कहीं भी पकड़ सकती है, आप भाग नहीं सकते। उसके बाद भी, देने के बाद भी आपको चोरों की तरह, बकरे की तरह व्यवहार करती है लोग, बैंक। तो ये सब ध्यान दीजिए, ये डिस्कस करिए, क्वेश्चन पूछिए कि मेरी ईएमआई कितनी होगी, मुझे कितना लोन मिलेगा, और मेरे ईएमआई में कितना इंटरेस्ट बैंक काटेगी। मान लीजिए 10,000 आप ईएमआई दे रहे हैं मंथली, तो 8,000 से ऊपर लोन कटेगा, ब्याज कटेगा, और 2,000 कुछ प्रिंसिपल कटेगा। तो बैंक चाहती है आप लंबा खींचें, आप जितना लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा उसको ब्याज मिलेगा। इसी तरह है कि लाला लोग जो पहले रहते थे, मुनीम लोग, वो नहीं चाहते थे कि ब्याज ख़त्म हो, वो केवल इंटरेस्ट लेते थे और प्रिंसिपल कम नहीं करते थे। तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और अगर अब अवधि में नहीं दे पाए तो प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज इजिकल टू जो भी होता है, हमने पढ़ा है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, मतलब दोहरी मार। अगर 1 महीने नहीं भरते हैं तो पेनल्टी लगेगी, अगर 3 महीने नहीं भर पाते हैं ईएमआई तो आपको डिफ़ॉल्टर में डाल देंगे, और बैंक के पास राइट है कि वो बेच दे आपकी प्रॉपर्टी, नीलाम कर दे, या रिकवरी के लिए गुंडे भेजें।
एक केस बताता हूँ, हमारे बढ़िया खेड़ी में हुआ था। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। किसान थे, उन्होंने ट्रैक्टर लिया था। ट्रैक्टर की ईएमआई नहीं दे पाए 2 या 3 बार, किसी कारणवश फसल नहीं हुई थी। तो बैंकों ने, खासकर एसबीआई बैंक ने गुंडे भेजे थे उनके घर पे रिकवरी करने के लिए। तो वहाँ जेंट्स नहीं थे, लेडीज़ ही लेडीज़ थी। तो उन लोगों ने काफ़ी गाली गुपार किया, लोगों के सामने बेइज्जत किया उनको। और वो इज्जत वाले लोग थे और वो दमदार भी लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, वो राय लोग थे। तो जब रिकवरी के लिए गए तो कोई नहीं मिला। फिर लेडीज़ों ने बोला उनके हस्बैंड को, तो उन्होंने पैसा पूरा इकट्ठा किया, बैंक का जितना था पूरा टोटल, इंटरेस्ट प्लस ब्याज प्लस मूलधन, बैंक को दिया एक दिन पहले। और दूसरे दिन उनको घर पे कार्यक्रम में बुलाया मिठाई खाने के लिए। तो बैंक वाले जो गुंडे थे वो वहाँ गए, वो पहले से तैयार थे। उन्होंने क्या कमरा बंद करके कंबल धुलाई की है उनकी, और बोला कि लेडीज़ों को धमकी देना बंद करें, और हमने पैसा पूरा पुटा दिया है रिश्तेदारों से लेके, आज के बाद हम लोन नहीं लेंगे। तो क्या करें, लोग मजबूर हो जाते हैं। आप सोचते हैं क्रिमिनल होना, कोई क्रिमिनल क्यों बनता है, क्यों इंसान अपनी जान ले लेता है कोई मजबूरी की वजह से। तो आइए, आज मैंने बात की है आपको 4 लेवल पे डिटेल बताइए कहाँ कहाँ जाना है। कस्टमर केयर को जाना है, फिर नोडल ऑफिसर को जाना है, फिर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के पास जाना है, और लास्ट में बुम्बार्ड पे जाना है, जिसकी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रखो, हर चीज़ का रिटर्न में लिखो, ब्रांच में जाओ, मैनेजर को कंप्लेन करो, शायद वो सुन लें। मेरी तो अभी तक नहीं सुनी है, मैं कई बार ब्रांच में गया हूँ, और मेरे सेविंग अकाउंट पे लीन लगा रखा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लोन में डाल रहा हूँ। उनके हिसाब से वो गलत है। पैसा आप उनके डायरेक्ट पॉकेट में मत डालिए, आप उनके मतलब डायरेक्ट होम लोन में मत डालिए, डायरेक्ट एक सेविंग अकाउंट में डालिए, फिर वो सेविंग से काटेंगे, मतलब कान घुमा के पकड़ेंगे। और बैंक अपनी गलती मानता नहीं कि उन्होंने ईएमआई नहीं लगाई है, आपका कुछ गलत कैलकुलेशन किया है, और प्रिंसिपल भी ज़्यादा ले रहे हैं। ये कभी कोई गलती। और मेरे केस में जिन्होंने मुझे लोन दिया था वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, अब नया आदमी आया है। नया आदमी वो पुराने आदमी से ही फीडबैक ले रहा है। पुराने आदमी ने जो गड़बड़ किया है उसको सुधार नहीं रहा है, उसी को आगे बढ़ा रहा है, मतलब गड़बड़ में गड़बड़ी हो रही है। और मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट से 60,000 रुपये काट लिए। तो ये बड़ी चौंका देने वाली हरकत थी। इससे मैं शौक में हूँ, टेंशन में भी हूँ, मगर अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अब ये लास्ट ऑप्शन होता है लोकपाल एस्केलेशन, इस पे मैं जाऊँगा, देखते हैं वहाँ कुछ होता है। नहीं तो मैं तो सुसाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी बच्ची हैं 2, मेरी पत्नी है, मेरी फैमिली है। बैंक मजबूर करता है आपको ये सब करने के लिए। तो मेरे पिता क्या कहना है कि मत लो लोन, घर में बैठे रहो भूखे प्यासे, मत बैंक से लोन मत लो। बैंक किसी का सगा नहीं है, वो सबके सामने आपको बेइज्जत करेगा, रिश्तेदारों से बोलेगा, और आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर करेगा। तो आप मजबूत रहिए, हारिए नहीं। बैंक से, दुनिया से, गवर्नमेंट से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। गलत तो गलत है, सही का एक दिन जीत होती है, और अंधेरा कितना ही हो एक दिन एक सूर्य की किरण उसको ख़त्म कर देती है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए बैंक के फ्रॉड मकर जाल से, और कम से कम लोन लीजिए, मजबूरी है तो ही लोन लीजिए, अन्यथा नहीं लीजिए। और जल्दी से जल्दी लोन पटाइए, और लोन पटाने के बाद नोटिस ज़रूर लीजिए, क्योंकि मुझे एक बैंक के एक ऑफिसर ने बताया था जो इंदौर ट्रांसफ़र हो रहे थे कि आप नोटिस नहीं लेते हैं तो 1 रुपये भी अगर बैलेंस होता है तो उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज होते होते एक दिन करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाएगा। और जब करोड़ रुपए हो जाएगा तो बैंक आपको तुरंत नोटिस देगी और तुरंत आपको चोर समझ के आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी। तो बैंक ख़त्म होने के बाद वहाँ से एक सर्टिफिकेट लीजिए, इसमें लिखा होता है कि अब बैंक को आपको कोई 1 रुपये भी नहीं देना है, और 1 रुपये भी बचा हुआ है तो आपके लिए खतरा है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।